Curriculum and pedagogy in schools. Learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging. इसका अर्थ होता है पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए. इन स्कूल्स लर्निंग शुड बी होलिस्टिक होना चाहिए, जो पहले बात कर चुके, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एंजॉयबल होना चाहिए और एंगेजिंग. So here we are discussing about totally curriculum and pedagogy in schools, right? The foundation stage will consist of 5 years of flexible, 5 साल, ये तो हमने जान चुके हैं, 3+2, 5 years of flexible multi-level play activity based learning and the curriculum and pedagogy of ECC. तो इसमें जो है 3+2, right? फाउंडेशन स्टेज है, यानी जो प्री स्कूल से आंगनवाड़ी प्लस फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड स्टैंडर्ड तक जो बच्चा पढ़ रहा है थर्ड होता है, तो उनका जो पढ़ाई है उनका मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, शुड बी प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड करिकुलम पेडागोजी ऑफ ECC, इसे हो जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन. द प्रिपरेटरी स्टेज विल कंप्राइज 3 इयर्स ऑफ फाउंडेशन स्टेज. अब प्रिपरेटरी स्टेज जो आएंगे, स्टेज आप पता है, द फर्स्ट इज फाउंडेशन स्टेज, सेकंड इज प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड इज मिडिल स्टेज एंड फोर्थ इज सेकंडरी स्टेज. तो ये 4 स्टेज है. तो फाउंडेशन स्टेज में ये करना है. प्रिपेयर स्टेज में क्या करेंगे, ये इसमें 3 साल का फाउंडेशन स्टेज आ जाता है एंड वी आल्सो बिगिन टू इंक्लूड सम लाइट टेक्स्ट बुक. प्रिपेयर स्टेज के अंदर लाइट टेक्स्ट बुक इंक्लूड किया जाएगा एज वेल एज फॉर मोर फॉर्मल बट इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगा, ठीक है. देन मिडिल स्टेज, आप जानते हो भी स्टेज कौन सा है, तो आप गूगल के देख सकते हो, स्टार्टिंग में बता दिया आपको डिफरेंट स्टेजेस, क्लास कौन सा है और एज कौन सा है. तो मिडिल स्टेज जो है उसमें क्या होगा, प्रिपेयर स्टेज में हमने देखा कि फॉर्मल और इंटरेक्टिव क्लासरूम होगा और लाइट टेक्स्ट बुक होगा, तो वो तो होगा ही. अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयर स्टेज देयर बी इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट टीचर्स फॉर लर्निंग एंड डिस्कशन ऑफ द मोर एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट इन इस सब्जेक्ट. ऐसे सब्जेक्ट लिखाएंगे जो ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट्स है उसको समझा पाए. एक्सपीरियंशियल लर्निंग within each subject and exploration of relation between different subjects. Relations between different subjects, that is what is a integrated pedagogy, ठीक है. तो ये होना जरूरी है. इसमें फाउंडेशन स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा हर एक सब्जेक्ट में, दैट इज वी विल बी एक्सप्लोरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्या डिफरेंस है, एंड विल बी एंकरेज एंड एम्फसाइज. सो रिलेशनशिप के बीच में, सब्जेक्ट्स के बीच में, देयर विल बी what we say dovetailing of all the subjects. The second stage will comprise of 4 years of multidisciplinary study. यही है सेकेंड स्टेज में. क्या होगा, 4 साल का मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी आप जानते हैं, 9 to 12 स्टैंडर्ड. सो 9 to 12 4 साल का 4 years of multidisciplinary स्टडी होगा. बिल्डिंग ऑफ द सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजी एंड करिकुलर स्टाइल ऑफ द मिडिल स्टेज. मिडिल स्टेज का अलावा but with greater depth, greater critical thinking, great attention to life aspirations and greater flexibility and students choice of subject. Student choice of subjects, ठीक है. लेकिन ये जो होगा लास्ट स्टेज जो है, सेकेंडरी स्टेज यानी हाई स्टेज जो है 9 to 12 के अंदर, वहाँ पे क्या होगा बच्चे को, ठीक है, ये मिडिल स्टेज के जो पढ़ाई तो होगी मल्टीडिसिप्लिनरी वगैरह, लेकिन इसके अलावा उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आ जाना चाहिए और लाइफ एस्पिरेशंस, रियल लाइफ सिचुएशन को समझने के लिए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स. अभी हायर क्लास में ज़्यादा चॉइस सब्जेक्ट्स के बीच में दिया जाएगा. स्टूडेंट्स will continue to have the option of exiting after grade 10. तो जैसे पहले हो रहा है वैसे ये 10th के बाद बच्चे स्कूल छोड़ सकता है. Exiting, multiple exit and multiple entry, that is one plus point of NEP 2020. Multiple स्कूल लेवल में नहीं, मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री. स्कूल लेवल में, कॉलेज में भी ये है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेजेस के बीच में आप एग्जिट कर सकते हैं, वापस एंट्री कर सकते हैं, यू कैन कंप्लीट योर कोर्स, ठीक है. किस प्रकार करते हैं ऐसे, बीच में छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स हो जाता है और बाद में डिप्लोमा कोर्स लाइक दैट, ठीक है. आप ज़्यादा साल करते हैं तो डिप्लोमा और कम साल करते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स. बट ऐसे नहीं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी तो यू आर इनकम्प्लीट, बट यू बी लेबल्ड और यू बी गिवन सर्टिफिकेट इन सच ए मैनर, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स. और पूरा अगर डिग्री कंप्लीट कर लिया तो आपको डिग्री कोर्स मिलेगा. लेकिन पहले साल करके छोड़ दिया आपने तो सर्टिफिकेट कोर्स, बीच में 2 साल करके छोड़ दिया डिप्लोमा कोर्स, 4 ईयर से हो जाएगा. तो उस प्रकार 4th ईयर जो होगा वो रिसर्च होगा,
So this will be discussed in another part, that is about higher education. But in short, what is the thing that there will be chances of exiting, there will be option for exiting after grade 10 and re-entering the next phase to pursue vocational or any other course. उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं वोकेशनल कोर्स के लिए, अदर कोर्स एलोवेट इन ग्रेड 11-12। 11-12 में जो भी वोकेशनल अदर कोर्सेज रखा गया उसको आप चुन सकते हैं, इंक्लूडिंग ए मोर स्पेशलाइज्ड स्कूल इफ सो डिजायर। और अलग अलग ही स्कूल में जाना चाहते हो आप जिसमें अलग से स्किल सिखाया जाता है वोकेशनल कोर्स वगैरह, तो वो भी कर सकते हो। तो देयर पे यू कैन, इन शॉर्ट, you can exit after 10 and pursue any vocational course either in 11-12 or in a separate school. Changes to physical infrastructure will not be required as changes are purely curricular and pedagogical. That is the thing कि जो changes हो रहा है सिस्टम में NEP में वो पूरा curricular and pedagogical, pedagogical यानी जो पढ़ाने के मेथड है और curricular वही चेंज हो रहा है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्कूल पूरा तोड़ के दूसरा स्कूल बनाने या अलग से क्लासरूम बनाया, ये बनाया वो बनाया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ाने का जो मेथड है और करिकुलर, इसके बारे में ही चेंजेस ज्यादातर लेके आया है NEP 2020 में। द अदर पॉइंट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। तो ये भी कई बार बता दिया, PSCLE है ना, ये सब एस्पेक्ट्स डेवलप होना चाहिए बच्चे के अंदर। दैट इज साइकोमोटर, फिजिकल एक्टिविटीज, सोशल डेवलपमेंट, then cognitive development, then linguistic development and emotional development। तो सोशियो इमोशनल इसको इन लोगों ने साथ पे दे लिया, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार के 20 सेंचुरी स्किल्स डेवलप होना चाहिए बच्चे के अंदर। The aim of education not only be cognitive development but also building character and creating holistic and well-rounded individuals equipped with key 21st century skills। ठीक है, 21st century skills इसमें होना चाहिए बच्चे के अंदर, और वो अच्छी तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए उनका। They should be having development of cognitive abilities, character, creating holistic and well-rounded individual। That is the main aim of this NEP 2020। Specific set of skills, तो 20th century skills के अंदर आप जानते हो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन हम 3 याद कर सकते हैं। That is your decision making, D ले लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो 3 वर्ड में आप याद कर सकते हैं 20th century skill। That is should develop critical thinking, right? Critical thinking, then decision making and problem solving skills। वैसे बहुत सारे स्किल्स दिए हैं 20th century में डेवलप होना चाहिए, लेकिन 3 में आपको मेन याद दिला देता हूँ। Specific set of skills and values across domains will be identified for integration and incorporation at each stage of learning from preschool to higher education। तो values across cross domain है ना, across cross domain will identify integration, वो एक रन होना चाहिए, और incorporation each stage of learning, एक stage of learning में ये include होगा from preschool to higher education। तो preschool से हायर एजुकेशन में एक स्टेज ऑफ लर्निंग के अंदर ये स्किल्स को, स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल को इंस्टिल करना है। NCERT will identify these required skill sets and include mechanism for the transition in the national curriculum framework for early childhood and school education। तो NCF जो होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो NCERT जो बनाएगी तो इसमें ये सब स्किल्स रखेंगे। They will identify these required skills and include mechanism for the transition। तो इसका ट्रांसलेशन के लिए कुछ मैकेनिज्म इसमें डेवलप होगा, राइट। सो हियर वी कम टू नॉलेज डेवलपमेंट के लिए क्या है, 20% जो स्किल्स होना चाहिए बच्चे के अंदर, एंड ये भी हैविंग ए होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज ऑल द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, सब प्रकार का डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए। रिड्यूस करिकुलर कंटेंट टू एनहांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो जरूरी थी जो पढ़ाई अभिगम है और क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए उनको क्या होना चाहिए, कुरिकुलम को कम करना है, राइट। कोर्स सिलेबस को कम किया जाएगा NEP 2020 में। कुरिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विल बी रिड्यूस्ड टू एनहांस, टू इंक्रीज एसेंशियल लर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हो, इसके डेप्थ तो कम है ना, कम इंटेंसिव एंड एग्जॉस्टिव स्टडी, इंटेंसिव स्टडी कहते हैं, नॉट एग्जॉस्टिव, कम लेकिन अच्छी तरह करना। Curriculum content will be reduced each subject to its core essentials। हर एक सब्जेक्ट में कम होकर मेन में आ जाएगा। To make space for critical thinking and more holistic, inquiry based, discovery based, discussion based and analysis based learning। यानी क्वेश्चन को encourage करना चाहिए इस NEP 2020 के मुताबिक।
सो बच्चे का जो करिकुलम कंटेंट कम किया जाएगा और उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। और इस ट्रिप में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगा, डिस्कवरी है ना, डिस्कशन, एनालिसिस, ये सब कब करेंगे तब आपका सिलेबस थोड़ा कम होगा। तो वही बात है, करिकुलम को कम किया जाए लेकिन ये सब स्किल्स डेवलप हो बच्चे के अंदर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग? इन ऑल स्टेजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी adopted including hands on learning। हैंड्स ऑन लर्निंग के साथ ये होगा, दैट इज यू नो द थिंग, ऑल द पेडागोजी है ना, जो 4 पेडागोजी है वो सब इसमें आ जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये प्रकार का आपको एडोप्ट करना है। तो इस पार्ट में जो फोर्थ पैराग्राफ है 4.1 4.2 एक्सेट्रा, इट शोस ऑल द pedagogy that we have to involve, right? तो इसमें में कौन कौन से पेडागोजी? आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी, स्टोरी टेलिंग पेडागोजी, राइट? तो ये सब पेडागोजीज है जो आर्ट्स है, स्टोरी टेलिंग, स्पोर्ट्स टेलिंग, ठीक है, स्पोर्ट्स टेलिंग पेडागोजी, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, ये सब पेडागोजीज आपको यूज करना है। Assessment tools including assessment as of and for learning will also be aligned with learning outcomes। तो जो assess करेंगे ना अभिगम, तो ये देखिएगा अभिगम मैंने आपका क्या होगा कि लर्निंग आउटकम के साथ एनसीईआरटी के जो लर्निंग आउटकम है वो फुलफिल होना चाहिए। कैपेबिलिटीज एंड स्पेसिफिसिटी इस सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का जो लर्निंग आउटकम से वो निकलना चाहिए। तो असेसमेंट ये देखना है कि लर्निंग आउटकम मिल रहा है कि नहीं। इट्स नॉट मार्क्स दैट इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज लर्निंग आउटकम इज इम्पोर्टेंट। तो रिजल्ट आपको इस पे नजर देना है, ना कि मार्क्स उसको कम मिला क्यों इसको ज्यादा मिला, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो असेसमेंट देयर इज नॉट इवोल्यूशन नाउ, इट इज असेसमेंट। असेसमेंट होने वाला है और वो आपको तो इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी प्रायोगिक अधिगम बोलते हैं। Art integration is a cross-curricular pedagogical approach that utilizes various aspects and forms of art and culture as the basis for learning of concepts across subjects। तो अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में कंसेप्ट समझने के लिए आर्ट इंटीग्रेशन है। तो क्रॉस करिकुलर पेडागोजिक अप्रोच, क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेटेड अप्रोच है। आर्ट एंड कल्चर, जो भारत के अंदर आर्ट एंड कल्चर है वो इस पे इंकॉर्पोरेट करना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एट एवरी लेवल। हर एक लेवल में इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो आपको इंकॉर्पोरेट करना है, दैट इज आर्ट इंटीग्रेशन। So art doesn't only mean painting and drawing, it means all that sort of culture, Indian culture, Indian art. Okay, there is performing arts also. Sports integration is another cross-curricular pedagogy approach that utilizes physical activities, including indigenous sports, in pedagogy practices to help in developing skills such as collaboration, self-initiative, self-direction, self-discipline, teamwork, responsibility, citizenship, etc. तो इस प्रकार के जो skills है वो सब स्पोर्ट्स की वजह से बच्चे के अंदर इंकॉर्पोरेट हो सकता है। दैट इज कोलैबोरेशन, सेल्फ डिसिप्लिन का, टीम वर्क का, है ना, एवरीथिंग, सिटीजनशिप। So it will promote physical and psychological well-being while enhancing cognitive abilities। तो कैप जो कहते हैं इसमें यानी कैप, you know what is cap? This cognitive, affective and psychomotor, psychomotor। और ये तो बस 3H बोल सकते हैं, head, heart and hand। okay, head, heart and hand, HHH, 3H। तो cognitive abilities head, हेड की स्किल्स है cognitive ability। affective means heart, इमोशनल जो चीजें, इमोशनल क्वालिटीज। और साइकोमेट्री मीन्स हैंड, दैट इज ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज। तो तीनों का जो है समावेश होता है एंड दैट इज व्हाट इज मेंट फॉर हियर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंस के अंदर तीनों बार आना चाहिए। और असेसमेंट वही चीज का लर्निंग आउटकम्स ऑफ एनसीईआरटी जो है वो आ रहा है। इट्स नॉट द मार्क्स बट इज द लर्निंग आउटकम्स एज मेंशन्ड बाय एनसीईआरटी फॉर इच सब्जेक्ट। empowering students the flexibility in course choice। now that is the thing कि यहाँ जो कोर्स चॉइस के अंदर उनको क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देना है, आपको विकल्प देना है कि क्या क्या वो चुन सकता है, right? so we are allowing them to choose subjects as per their interest। empower students through flexibility in courses। flexibility, लचीलापन, students will be given increased flexibility and choice of subjects। उनको कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन
दिया जाएगा। फ्लेक्सिबल मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो अपनी तरफ से चुन सकता है। ठीक है, हमारे छात्र ताकि छात्र सशक्त बने, टू एम्पावर देम, है ना, सशक्त, एम्पावरमेंट सशक्त, तो स्टूडेंट्स को सशक्त बनाने के लिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है कोर्स चुनाव के लिए। ठीक, सो दैट इज द थिंग, सो एम्पावर स्टूडेंट्स फॉर व्हाट, एम्पावर स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देंगे, तो इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स, तो ये सब सब्जेक्ट्स को भी वो इंक्लूड कर पाएगा। जो ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके साथ फिजिकल एजुकेशन कर सकता है, आर्ट के साथ क्राफ्ट रख सकता है, वोकेशनल स्किल रख सकता है। देयर बी नो हार्ड सेपरेशन, दिस इंपॉर्टेंट, नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज, तो ये तीनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब देयर बी नो हार्ड सेपरेशन। उसी प्रकार आर्ट्स कर रहा है तो साइंस नहीं कर सकता है, साइंस कर रहा है तो आर्ट्स नहीं, ऐसे कुछ नहीं। So there will be slight only demarcation line between all these things. There will be no hard separation. Science or vocational or academic streams, इसके बीच में भी नहीं हो. So there will be no much gap there between all these streams and all. So it will not create any mal-adjustment in the society. Each of the four stages of school education, in accordance with what may be possible in different regions, may consider moving towards a semester or any other system that allows the inclusion of shorter modules or courses that are taught on alternate days. तो इससे क्या है कि सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होने जा रही है, और that allows inclusion of shorter modules, modules को शॉर्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट सीख पाए, है ना, और कोर्सेज दैट आर टॉट ऑन alternate days, अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स सिखाया जाए. So there will be multidisciplinary in the sense we include many subjects. तो सेमेस्टर हो गया तो खत्म हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं. उसी प्रकार शॉर्ट टर्म मॉड्यूल्स होगा जो अल्टरनेट डेज आप पढ़ा सकते हैं. इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी आएगा एंड एक्सपोजर एंड एंजॉयमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना, वाइडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो, इंक्लूडिंग अक्रॉस द आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट. तो इनके आपस में ही क्या होगा, ओवरलैपिंग इन द सेंस कि आर्ट्स है तो साइंस रखते हैं, साइंस है तो ह्यूमैनिटीज रखते हैं, so it could be integrated. Overlapping, the correct word is integrated. All this will be integrated and you can go for it. तो इस प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है, कोई भी ऐसा नहीं कि साइंस है तो आप आर्ट्स नहीं रखते, आर्ट्स है ना. अब कैसा करेंगे, that will be more understood clear when it comes in the picture and then the practical scenario. कमेंट कैसे करती है. Multilingualism and the power of language. Multilingualism and the power of language. यानी मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषावाद, है ना, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, द पावर ऑफ लैंग्वेज. अब यहाँ देखेंगे हम कि NEP 2020 में ज़्यादा भाषा, स्पेशली जो क्लासिकल लैंग्वेज वगैरह को प्रमोट किया गया है. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट 5th grade, दैट इज 5th स्टैंडर्ड तक, grade 5 तक, यानी 5th स्टैंडर्ड तक कौन सी भाषा में, प्रेफरेबल टिल grade 8 या grade 8 तक, हो सके तो grade 8 तक, वरना 5th तक तो कम से कम ये होना चाहिए कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिस माध्यम से पढ़ा रहे हो, वो होम लैंग्वेज या मदर टंग या लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, दैट इज योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज. वन एंड द सेम, होम लैंग्वेज, घर पे जो बोले जाते हैं वो भाषा, मदर लैंग्वेज. तो उस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे भी लागू है, लेकिन 5th स्टैंडर्ड तक not English medium or Hindi medium, but that mother tongue language, whatever that area, उस एरिया में जो लोकल लैंग्वेज है वो तो रीजनल लैंग्वेज अथवा मदर टंग, तो ये प्रेफरेबली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, राइट. कहाँ तक, कब तक, grade 5 यानी 5th स्टैंडर्ड तक. उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं. ओके, और कोशिश करेंगे 8th तक, है ना, दैट इज व्हाट दे वांट टू सजेस्ट, प्रेफरेबली टिल 8th. 8 तक नहीं हो पाए तो कम से कम 5th तक मदर टंग में ही अथवा रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है. टीचर्स विल बी एनकरेज टू यूज बाइलिंगुअल अप्रोच, टीचर को बाइलिंगुअल अप्रोच यानी द्विभाषा, उसका सारण लेना है. 2 लैंग्वेजेस को बी यूज देयर, ओके. अप्रोच इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मटेरियल्स जो है वो भी ऐसे 2 भाषा में होना चाहिए.
with whose students whom home language may be different from the medium of instruction, जिसका घर का भाषा अलग है, वहाँ पे स्कूल पे जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है उसका अलग है। जैसे उस एरिया में सब जो फॉर एग्जांपल मराठी बोल रहे हैं, लेकिन ये बच्चे का लैंग्वेज होम लैंग्वेज गुजराती है, तो इसके लिए यहाँ टीचर जो है दो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, गुजराती एंड मराठी व्हेन टीचिंग, और मैट्रिक भी उसी प्रकार प्राप्त करवा सकते हैं। Children pick up languages extremely quickly between the ages of 2 and 8, and that multilingualism has great cognitive benefits to young students starting from the foundational stage onwards. तो बच्चे जो छोटे होते हैं तब जल्दी से भाषा ग्रहण कर लेते हैं, स्पेशली 2 और 8 साल के बीच में, so 2 and 8 years old. When they between 2 years old, 2 and 8 years, that is 3, 4, 5, 6, 7, 2 से 8 तक उनकी उम्र जो है ज़्यादा भाषा सीखने की है, बहुभाषावाद, multilingualism. So and it has got cognitive benefits, that is mental benefits. Okay, mental strength उनका बढ़ता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। टू यंगस्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन, तो फाउंडेशनल स्टेज आप जानते हो ना, स्टार्टिंग का जो 5+3+4 इस स्टेज में जो 5 वाला है, दिस इज फाउंडेशनल स्टेज। सो फाउंडेशनल स्टेज से स्टार्ट कर देना है उनको मल्टीलिंगुइज्म सिखाना, उससे क्या है उनको मानसिक विकास होगा। देयर विल बी अ मेजर एफर्ट फ्रॉम बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन लार्ज नंबर्स ऑफ लैंग्वेज टीचर्स। इसके लिए क्या करेंगे, लैंग्वेज टीचर्स की ज़्यादा भर्ती करेंगे इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस। स्टेट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में एंटर इनटू बायलैटरल एग्रीमेंट इनटू हायर टीचर, दैट इज द इम्पोर्टेंट, कि टीचर्स को हायर कर सकते हैं लार्ज नंबर, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनको बुला सकते हैं, उनके रख सकते हैं हम लोग। टू सेटिस्फाई द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, अपने स्टेट में 3 लैंग्वेज करने के लिए बाजू के स्टेट से वहाँ के टीचर्स को इन लोग बुला सकते हैं। एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस आर नेटिव इंडिया, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से 2 जो है वो इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। थर्ड लैंग्वेज कुड बी इंग्लिश और फ्रेंच और व्हाटएवर इट इज, बट 2 लैंग्वेज जो है 3 लैंग्वेज में से दैट शुड बी ऑफ इंडिया। Extensive use of technology will be made for use of teaching and learning of different languages and to popularize language learning, और ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा। तो ये आपको क्या पता चला कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, देन मल्टीलिंगुइज्म और कॉग्निटिव बेनिफिट्स, किस प्रकार से बाइलिंगुअल अप्रोच टीचर को रखना है, और ग्रेड 5 तक मदर टंग अथवा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है। सो ग्रेड 5 तक मदर लैंग्वेज है ना, और हो सके तो ग्रेड 8 तक। दिस इज अनदर न्यू एस्पेक्ट that you have to memorize as far as new education policy concerned. Students wish to change one or more of the 3 languages they are studying may do so in grade 6 or 11. और अगर वो उसमें 3 लैंग्वेज में से एक भाषा बदलना चाहे तो कर सकते हैं, कब, ग्रेड 6 और 7 में। There will be highly quality bilingual text books and teaching materials for science and और जो साइंस और मैथ्स का जो मटेरियल है, ओके, वो भी देखो बाइलिंगुअल उसके टेक्स्ट बुक होने चाहिए दो भाषा में। Every student country will participate in one project activity on the languages of India. ये अपना जो भी प्रोग्राम चल रहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि कम से कम 100 वाक्य वगैरह कोई भी भाषा में सीखना है, तो उस प्रकार का वन प्रोजेक्ट एक्टिविटी कर सकते हैं लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के ऊपर। तो कौन से क्लास में, 6th और 8th में, दिस कुड बी देन इन क्लास 6 to 8 वी कैन डू सच एक्टिविटीज, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत हुआ था इनिशिएटिव, उसी प्रकार से। Those who want to learn geographical areas, speak which languages, get a sense of the nature and structure of tribal languages, and learn to say commonly spoken phrases and sentences. Commonly spoken phrases, तो जो सामान्य रूप पे जो बात करते हैं उसके phrases और sentences आना चाहिए दूसरे पास। Major languages of India, that is I think 8th schedule में जो 22 languages है, वो 22 languages को important दिया जा रहा है यहाँ NEP 2020 में, और उसमें से सब भाषा में से कम से कम जो कॉमनली स्पोकन फ्रेजेस सेंटेंस आना चाहिए। लर्न अ बिट अबाउट द रिच एंड अपलिफ्टिंग लिटरेचर ऑफ इच, और उसका लिटरेचर भी, साहित्य, ठीक है, तो कम से कम फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, एंड सेकंड थिंग इज लिटरेचर ऑफ दैट 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया मेंशन इन द 8th शेड्यूल, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सम प्रोजेक्ट एक्टिविटी जैसे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया ऐसे कर सकते हैं। देन मल्टीलिंगुइज्म में क्या बात कर रहे हैं, संस्कृत पोसेसेस ह्यूज क्लासिकल लिटरेचर, संस्कृत के पास बहुत भंडार है क्लासिकल लिटरेचर, और इसमें आपने ये टर्म सुना होगा संस्कृत नॉलेज सिस्टम्स, या इसके अंदर सब आ जाते हैं, योग ये वो। संस्कृत विल thus be offered at all levels of school and higher education as an important enriching option for students
इंक्लूडिंग एज एन ऑप्शन इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में भी जैसे आपको पहले बताया कि 2 इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, नेटिव ऑफ इंडिया, और एक फॉर्म ले सकते हैं जैसे इंग्लिश और फ्रेंच और व्हाटएवर द थिंग, स्पेनिश एंड जर्मन एंड ऑल, राइट। तो 2 इसमें से जो इंडिया का है उसमें से एक संस्कृत भी रख सकते हैं। इट कुड बी एज एन ऑप्शन इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में भी ऑप्शन रखा जाए कि संस्कृत रखने का। it could be an optional subject in other streams also, जैसे साइंस आप पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इस सब में संस्कृत ऑप्शन रख सकते हैं एक भाषा के साथ करने के लिए। संस्कृत टेक्स्ट बुक्स एट द फाउंडेशनल एंड मिडिल स्टेज लेवल में रिटन सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत SSS, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत में लिखा जाता है टू टीच संस्कृत थ्रू संस्कृत। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, राइट, that is making learn a language through that language only। तो डायरेक्ट मेथड से संस्कृत को सिखाया जाए, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत से टेक्स्ट बुक लिखा जाए ताकि बच्चे संस्कृत के माध्यम से पढ़ सके, मेक स्टडी ट्रूली एंजॉयबल, राइट। तो हियर वी कम टू नो हाउ संस्कृत इज गिवन इम्पोर्टेंस, राइट। दैट इज वन ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड एज एन ऑप्शन to study, optional language to study, as well as it will be taught as Sanskrit to Sanskrit. It is simple standard Sanskrit will be taught in colleges and schools. Middle school level में देखो फाउंडेशन संस्कृत टेक्स्ट बुक कहाँ पे होगा, फाउंडेशनल एंड मिडिल स्कूल लेवल, ठीक है, उसमें सिंपल संस्कृत रखा जाए। फाउंडेशन लेवल क्या है आपको पता है, मिडिल स्कूल लेवल क्या है। अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, पाली, Persian and Prakrit will also be widely available in schools as options for students, possibly as online modules। तो ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में ये भाषा भी सिखाया जाएगा, ठीक है, स्कूल्स में ऑप्शन के रूप में। Students will have the option of learning at least 2 years of classical language of India। 2 साल तक वो कोई भी एक क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ सकता है, ठीक है, 2 साल। इस एसोसिएटेड जो उसका साहित्य थ्रू एक्सपीरियंशियल एंड इनोवेटिव, यू नो व्हाट इज एक्सपीरियंशियल, ठीक है, ऑल दैट प्ले मेथड एंड learning through experience, innovative approach से including integration of technology in grading and grades 6 to 12। so 6 to 12 स्टैंडर्ड के अंदर आप उनको 2 साल कंटिन्यू एक भाषा का ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। इट इज वन, कौन सा भाषा, क्लासिकल लैंग्वेजेस, यू नो व्हाट आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो संस्कृत के अलावा ये भी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ओडिया, प्राकृतिक भाषा भी सिखा सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज की बात, foreign languages such as Korean, Japanese, Thai, French, German, Spanish, Portuguese and Russian will also be offered। इसको भी विकल्प के रूप में रखा जाता है, कहाँ पे, सेकेंडरी लेवल पे। तो यहाँ आपने देखा होगा फाउंडेशन एंड मिडिल लेवल पे संस्कृत है, उसी प्रकार जो सेकेंडरी लेवल यानी हायर क्लास में आप फॉरेन लैंग्वेज का विकल्प दे सकते हैं बच्चे को। और कौन कौन से लैंग्वेज यहाँ देख सकते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इंडियन साइन लैंग्वेज, जो आप जानते हो कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है ना, जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनकी जो साइन लैंग्वेज है, टीवी न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा, बाजू में एक व्यक्ति होते हैं जो साइन से नोटिफाई करते हैं पूरा न्यूज़ को, उनको सांकेतिक भाषा में दिखाते हैं। तो उस प्रकार जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज। उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे पूरे कंट्री में, उसका क्यूरिकुलम बनाया जाएगा, नेशनल एंड स्टेट क्यूरिकुलम मटेरियल्स विल बी डेवलप फॉर यूज बाय स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसका लोकल साइन लैंग्वेज और इंडियन साइन लैंग्वेज, नेशनल लेवल पे और लोकल लैंग्वेज पे दोनों होगा इंडियन साइन लैंग्वेज। तो इंडियन साइन लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो मल्टी लैंग्वेज में आपने देखा फॉरेन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेजेस, देन क्लासिकल लैंग्वेजेस, संस्कृत, ये सब चीज़ों को मल्टी लैंग्वेज भाषावाद में इंक्लूड किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी समझते हैं कुरिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट्स, स्किल्स एंड कैपेसिटीज। अब इसका मतलब क्या हुआ तो कुरिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट, कौन कौन से एसेंशियल सब्जेक्ट, तो अनिवार्य विषय, ठीक है, एसेंशियल सब्जेक्ट में अनिवार्य विषय जैसे स्किल्स एंड कैपेसिटीज, कौशल्य और क्षमताएं, कैपेसिटी में क्षमताएं, अनिवार्य विषय स्किल्स, कौशल्य और क्षमताएं, उसको क्या करना है का एकीकरण, है ना, इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन, तो करिकुलर इंटीग्रेशन, दैट इज शिक्षा क्रमीय, है ना, शिक्षा क्रमीय एकीकरण, दैट इज करिकुलर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट्स, स्किल्स एंड कैपेसिटीज। तो ये भी एनईपी इंडिया, उसको समझते अच्छी तरह। कंसिडर सर्कुलर, ना, मिक्स सर्कुलर है, कंसिडर यूनाइटेड सर्कुलर्स एंड पेडागोजी इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स। आजकल कौन सा चल रहा है सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा आप जानते हो, एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ
ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, GCD जो कहते हैं, ये सब आज के ट्रेंड है, आज के लेटेस्ट ट्रेंड है, और ये कैसे कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स, इसको इंटीग्रेट किया जाए बाकी सब्जेक्ट के साथ। मैथमेटिक्स एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग विल बी गिवन इंक्रीज एम्फेसिस टू द स्कूल ईयर्स। स्कूल ईयर में ये जो सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स एंड कॉम्पिटिशन, कहते हैं कि मैथमेटिक्स का नॉलेज बहुत अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि कहीं साइंस सब्जेक्ट से कहीं इंजीनियरिंग है, सब में जरूरी है। तो कॉम्पिटिशन थिंकिंग और मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज स्कूल ईयर में ही इंक्लूड किया जाए, ताकि उनका फाउंडेशन स्टेज जो है उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस इन द मिडिल स्टेज। तो कोडिंग का जो है मिडिल स्टेज में, तो ये भी आपको नॉलेज दे दे कि 6 स्टैंडर्ड से कोडिंग स्टार्ट होने वाला है एज पर NEP, एंड 6 स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने वाले हैं इन लोग, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोकेशनल सब्जेक्ट्स। तो 6 स्टैंडर्ड से दो चीज होने वाला है, दैट इज कोडिंग एंड वोकेशनल, दैट इज द मिडिल स्टेज। एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8। तो 6 to 8 में एक फन कोर्स लेना है, gives a survey hands-on experience of sampling of important vocational crafts। वही जो बताया आपको, vocational crafts का सैम्पलिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 6 to 8 में सच एज कारपेंट्री, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, ये सब वोकेशनल क्राफ्ट्स हो गए। एज ए स्टेट और लोकल कम्युनिटी वहाँ पे जो है मैप बाय लोकल स्किलिंग इन इट्स, तो वहाँ के जो स्किल्स है, लोकल स्किल्स, उसके मुताबिक, जैसे वहाँ पे ज़्यादा कारपेंट्री काम चल रहा है तो बच्चों को कारपेंट्री रखना का विकल्प दिया जाए, है ना, वो 6 स्टैंडर्ड में रख सकते हैं। 6 to 8 में, 6, 7, 8 3 साल हम लोग कर सकते हैं, तो वोकेशनल क्राफ्ट्स को इंक्लूड किया जाए। सिमिलरली कोडिंग, है ना, जो कंप्यूटर कोडिंग वगैरह जो आप जानते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू लर्न वोकेशनल सब्जेक्ट्स थ्रू ग्रेड 6 and 12। 6 से 12 तक आप इंटर्नशिप का मौका भी दिया जाए, तो हॉलीडेज में स्पेशली इंक्लूडिंग हॉलीडेज, है ना, हॉलीडेज में भी लोग कर सकते हैं ऐसे इंटर्नशिप रख सकते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट्स का। तो 6 से 12 तक उनको चांस दिया जाए वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड। और एक बात है कि वोकेशनल कोर्सेज जो लोग रेगुलर नहीं कर पाते हैं उनके लिए ऑनलाइन मोड भी शुरू होता है, इसमें प्रमोट किया गया है ऑनलाइन वोकेशनल कोर्स करना। तो यहाँ देखेंगे इस पैराग्राफ पूरा, आप जानते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज टू बी इंक्लूडेड इन classes 6, 7, 8, right, from starting from class 6 through grade यानी class 1 standard। Post studies पे participation ended। Now we come to know another point, that is 10 days bagless period। तो 10 दिन जो फील्ड वर्क में जाना है हमको, यानी फील्ड वर्क इन द सेंस कि बाहर जाके घूम के सीखेंगे सब, ओके। तो बैक पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगा, नो थियरी सब्जेक्ट्स। समटाइम्स ड्यूरिंग ग्रेड 6 and to 8, तो ग्रेड स्पेशली स्टैंडर्ड 6 to 8 में हमको ये प्रोजेक्ट दिया जाता है कि वो घूमे और वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ मिक्स हो। They have intern with local vocational experts such as carpenter, gardener, porter, artist and all. Exposed to activities outside school through visits to places, monuments of historical, culture and tourist importance। तो visits करेंगे हम लोग, जो ऐतिहासिक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे, और लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन से मुलाकात करेंगे, या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मुलाकात करेंगे, तहसील डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जानेंगे। तो ये सब काम होगा 10 दिन तक उन लोग विदाउट बैग घूमेंगे, ठीक है। दैट इज इन क्लासेस 6 to 8, दैट इज स्टैंडर्ड ग्रेड 6 to 8। ग्रेड्स बताया, दैट इज स्टैंडर्ड, वंस अगेन आई रिपीट और हाईलाइट, डोंट गेट कंफ्यूज, ग्रेड मींस स्टैंडर्ड और क्लास। Specific courses in tribal, ethnic, medical practitioners, forest management, traditional, organic crop cultivation, nature farming, etc. will also be made available। तो अलग से कोर्स, स्पेसिफिक कोर्सेज, अलग से स्पेसिफाइड कोर्सेज होगा, किसी ट्राइबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, नेचुरल फार्मिंग, सब के लिए भी कोर्सेज अलग से बनाया जाएगा और सिखाया जाएगा। एंगेजिंग कोर्स ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम, KS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंक्लूडिंग ट्राइबल नॉलेज, इंडिजियस, यानी ओरिजिनल जो वहाँ का, जो गांव का या ट्रेडिशनल वे है, या वहाँ पे जो जंगल या फॉरेस्ट में जो पड़ा है, जो लर्निंग स्किल्स है, जो वहाँ का जो व्हाट इज से इंडिजीनियस जो कहते हैं, यानी वहाँ का नेटिव लोग जानते हैं, वही चीज यहाँ जो हाईलाइट करना सीखना है। विद बेस ऑफ लर्निंग वी आल्सो एबल टू स्टूडेंट सेकेंडरी स्कूल एज एन इलेक्टिव। सेकेंडरी स्कूल में स्टेज याद रखिएगा, सेकेंडरी स्कूल में इंक्लूड होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज, दैट इज इंडिजियस नॉलेज, ये सब सिखाया जाएगा, और क्रॉप कल्टीवेशन, नेचुरल फार्मिंग, इस पर का स्पेसिफिक कोर्स भी होगा। So this is in secondary school. Students will be taught at a young age the importance of doing what is right. We will give a logical framework for making ethical decisions. So doing what is right, values का importance दिया जाएगा. That is what it is emphasized in NEP 2020. Values, कौन कौन से value? Traditional Indian values, basic
ह्यूमन वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑल्सो, लेकिन संविधान जो वैल्यूज है उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। right? तो स्थानीय विषय वस्तु के साथ चीज को समझना भी है। Children will have the opportunity to learn and read the original stories of पंचतंत्र, जटाकई, तोपेदेश and other fun fables। तो fables है ना, जो लोक कहानियां हैं, दंतकथाएं हैं, ये सब उनको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर एसेंशियल रीडिंग, अनिवार्य का पाठन करना है उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कई बच्चे नहीं जानते हैं, तो उनके कई चैप्टर्स को रीडिंग के रूप में दिया जाएगा। Stories, arts, games, sports, problems, etc. will be chosen as much as possible to be rooted in Indian and logical geographical context. Indian and local geographical context. Local जो geography है, वहाँ का एरिया जो है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट से स्टोरीज, गेम्स, स्पोर्ट्स जो वहाँ चल रहा है, वो सबका ज्ञान उनको अर्पित होगा, उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि और द ट्रेडिशनल वैल्यूज है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, ऑल बी टॉट देयर एंड द रूट व्हाट यू से प्राउड टू बी इंडियन है ना, प्राइड टू बी इंडियन, प्राइड जो कहते हैं, प्राइड टू बी इन इंडिया। तो वो चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट किया जाता है कि एज पर द व्हाट इज अनिवार्य विषय जो कौशल और क्षमताओं को एकीकरण की बात है, करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स है ना, स्किल्स, सब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी, क्षमताओं को इंटीग्रेट किया जाएगा, करिकुलर इंटीग्रेशन। तो ये जो है एज फार एज टीचिंग पेडागोजी कंसर्न, तो ये आपको याद रखना है। ओके, एज व्हाट इज हैपनिंग इन एनईपी नाउ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो एनसी इसका फुल फॉर्म, एनसीएफसीएसी का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ये कौन काम करेगी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर कंसल्ट विद ऑल स्टेक होल्डर्स, सब स्टेक होल्डर यानी बाकी सबको, सीबीएसई ये वो स्टेट बोर्ड सबको मुलाकात करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद, कंसल्टेशन के बाद, what they will do is they will frame NCFC, इसको फ्रेम करेंगे, make it available on regional language। the other aspect is कि उसको सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं, रीजनल लैंग्वेज में भी उपलब्ध कराना। तो ये कुरिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीईआरटी बनाएगी। डॉक्यूमेंट्स henceforth be revisited and updated। the other point, third point is that it would be updated every 5 to 10 years। तो 5 साल या 10 साल के बाद उसको अपडेट किया जाएगा। तो वही इट विल नॉट बी स्टीरियोटाइप सॉर्ट ऑफ थिंग, तो कुरिकुलम का अपडेशन होते रहेगा आफ्टर एवरी 5 और 10 years। नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। अब टेक्स्ट बुक जो है उसका क्या परिवर्तन होगा? वेयर पॉसिबल स्कूल्स एंड टीचर्स विल आल्सो हैव चॉइसेस इन द टेक्स्ट बुक। टीचर्स को भी चॉइस होगा कि 2-3 टेक्स्ट बुक होंगे, उनमें से कौन सा टेक्स्ट बुक उनको पढ़ाना है। फ्रॉम अमंग अ सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, उसमें से उनको चॉइस लेना है एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सेकेंडली, जो टेक्स्ट बुक के जो भाव होंगे, प्राइस होंगे, वो लोएस्ट रखना चाहिए। एडिशन टेक्स्ट मटेरियल्स कुड बी फंडेड बाय पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप एंड क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग है ना, पब्लिक या फिलैंथ्रोपिक है, दैट इज जो दानवीर कहते हैं, दान देने वाले लोग, पार्टनरशिप। तो ये अभी नया टर्म यूज हुआ है, पीपीपी। इट्स नॉट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बट इज पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप। तो ये पीपीपी मॉडल है ना। और एडिशनल टेक्स्ट बुक मटेरियल्स जो होंगे वो इन लोग उपलब्ध कराएंगे, इन लोग फंड करेंगे और क्राउड सोर्सिंग होगा, राइट। तो चॉइसेस होगा टेक्स्ट बुक के अंदर, और टेक्स्ट बुक में से कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ाना है वगैरह होगा, चीप होगा, इट विल नॉट बी कॉस्टली, अफोर्डेबल प्राइस एंड मोर स्टडी मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड बाय द फंड ऑफ पीपीपी। स्टेट्स विल प्रिपेयर द ऑन कुरिकुला, उनका खुद का स्टेट्स होगा जो एनएफसी के बेस पे होगा, इनका जो फ्रेमवर्क है। और टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी के गाइडलाइंस में होगा। प्रिपेयर टेक्स्ट बुक जिस पर बनाना है विच बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो द एक्सटेंट पॉसिबल चांस तो हो सके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के गाइडलाइंस में ही वो टेक्स्ट बुक भी बनेंगे। इनकॉर्पोरेटिंग स्टेट फ्लेवर एंड मटेरियल्स नीडेड, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा स्टेट का फ्लेवर होगा, स्टेट के कार्य है ना, स्टेट का जो वहाँ का जो चल रहा है, लोकल व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर व्हाट आर द थिंग्स, स्टेट फ्लेवर एंड मटेरियल अंदर होगा। तो यहाँ स्टेट्स का टेक्स्ट बुक के बारे में क्या जानते हैं कि उन लोग अपना कुरिकुलम बना सकते हैं, बट विल बी बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क एनएफसीएफसी एंड एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से होगा और कुरिकुलम फ्रेमवर्क एनएफसी जैसे होगा। स्टेट फ्लेवर आ सकते हैं उसके अंदर। Consult efforts to suitable changes in curriculum pedagogy will maybe significantly reduce the weight of school bags and textbook। तो ये सिलेबस को रिडक्शन होगा, ओके, चेंजेस होगा, और ताकि स्कूल बैग्स का वेट जो है वो क्या हो, कम हो। रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल बैग्स एंड टेक्स्ट बुक
तो बहुत भारी भारी टेक्स्ट बुक या स्कूल बैग्स नहीं देखने मिलेंगे NEP 2020 के मुताबिक। अभी अब चलते हैं असेसमेंट, यानी अभी असेसमेंट के बारे में समझते हैं। तो किस प्रकार से NEP में असेसमेंट का क्या परिवर्तन हुआ है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, यानी इसको हिंदी में कहेंगे कि आकलन आकलन विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूल परिवर्तन। स्टूडेंट डेवलपमेंट विद्यार्थियों के विकास के लिए असेसमेंट इज आकलन। आकलन इज नॉट इवोल्यूशन नाउ, दैट इज असेसमेंट एज पर NEP 2020। तो किस प्रकार से आकलन करना है आपको विद्यार्थी विकास के लिए, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। The aim of assessment in the culture of schooling system will shift from that is summative and primary test rote memorization skills to one that is more regular and formative, is more competency based, promotes learning and development for students, and tests high order thinking skills or such as analysis, critical thinking and conceptual clarity। तो किस प्रकार के हो जाएंगे। यस, तो जो समेटिव था पैटर्न, इसमें से फॉर्मेटिव में हो जाएगा। तो अपना जो रोट मेमोराइजेशन स्किल्स जो थे है ना, के लिए मेमोरी टेस्ट होता था, वो नहीं होगा अभी, समेटिव नहीं होगा, पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें से कहाँ शिफ्ट हो गया, रेगुलर एंड फॉर्मेटिव, दैट इज कंटिन्यूअस टेस्ट देन एंड फॉर्मेटिव। और ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस है ना, CBQ जो कहते हैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस, प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, जिससे उनको उनका विकास हो, उनको सीखें मिले। और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो मैंने बताया, और इसके लिए आपको ब्लूम्स टेक्नोमी समझा पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ब्लूम्स टेक्नोमी क्या है, और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जो है वो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। तो आपको समझा देते हैं जो 360 डिग्री है ना रिपोर्ट कार्ड क्या है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, तो ये जो गोल 360 डिग्री यानी व्हाट इज द थिंग दैट इट विल बी मल्टी डायमेंशन, क्या बोल रहे हैं, ये मल्टी डायमेंशन रिपोर्ट कार्ड होगा, राइट। सो इट विल नॉट बी इन द सेंस के आप जैसे कि लर्निंग असेसमेंट की बात है, तो किस प्रकार से होगा, यू नो पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट होगा, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट, इस प्रकार के 3 असेसमेंट। तो इट विल बी इन सर्कुलर मोड, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, पीयर असेसमेंट और टीचर, इस प्रकार से उनका मल्टी डायमेंशन असेसमेंट होगा, right? So it is 360 report card. The another aspect that you can understand is CAP wala, CAP. This is also 360 degree. C stands for what is the thing? Cognitive abilities, right? A stands for affective capabilities, right? And P stands for psychomotor ability. Now you know the thing, cognitive yani brain, that is your head, affective and emotion, that is your heart, and psychomotor means hand। तो 3M आप याद रख सकते हैं। दिस इज 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, राइट, कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक होना चाहिए, यानी ब्रेन को, अफेक्टिव दैट इज योर इमोशनल EQ, इमोशनल पर्सन, हार्ट आपके इमोशंस का भी चेक होना चाहिए, देन योर साइकोमोटर दैट इज योर फिजिकल एबिलिटीज ना, हैंड, तो हार्ट, हेड, हार्ट एंड हैंड, 3H आप याद रख सकते हैं, या कैप याद रखिए, cognitive abilities, affective abilities and psychomotor abilities, that is cognitive your brain, that is your mental abilities, then affective is your emotional part, emotional abilities, and psychomotor is your physical abilities। तो ये तीनों का चेक होगा, इसलिए इसको 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है, ठीक है। अभी आपको और ये पार्ट जो समझना है विस्तृत से, तो आप इसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पर समझ सकते हैं, यू नो द थिंग, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। अभी बात छेड़ी दी है तो समझा देते हैं आपको। इवोल्यूशन, राइट, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पुराना क्या था, इट वाज इवोल्यूशन, सिंथेसिस,
analysis, application, comprehension and knowledge, right? तो ये आपका था योर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, राइट? रिमेंबर, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एवोल्यूशन के पार्ट, दैट इज असेसमेंट की। दिस इज द ओल्ड ब्लूम्स टेक्नोमी, राइट? तो नीचे से ऊपर देखें तो नॉलेज, इट विल टेस्ट द नॉलेज, इट विल टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। तो आप देखो 6 इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। अब ये न्यू है, न्यू pattern of this bloom section as per as NEP would be something like this: knowledge is converted to remembering, right? Remembering, comprehension is understanding, ठीक है? Application is applying, analysis analyzing, synthesis is evaluating। अभी ये जो evaluation है ऊपर था वो नीचे आ गया है ना, जैसे ऐसे हो जाएगा। So evaluating and creating, this is important, creating, right? तो synthesis जो था that is creating, अभी ऐसा हुआ evaluation नीचे चला गया, right? Evaluating। So this is the new Bloom's taxonomy structure as per NEP, right? 202। अभी इसमें भी देखिएगा, आप समझते हैं लॉट्स है ना, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये नीचे को 3 को कहते हैं लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और ऊपर का जो 3 है ये बन जाते हैं हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्या होता है आप जानते हैं, इट विल बी एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो अगर यू नो एक आइडियल स्टूडेंट है, एक extraordinary student है, so you should give him hot skills, you should develop hot skills, that is high order thinking skills। तो उनको एनालाइजिंग वाला क्वेश्चंस, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग वाला क्वेश्चन देना चाहिए, हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, राइट? तो इस प्रकार से। और अगर आप लेसन प्लान वगैरह बना रहे हो, किस प्रकार से आपको जज करना है ना सब स्किल्स का हो रहा है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, तो आप दो दो करके ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, राइट? इस प्रकार से आप एस्पेक्ट्स ले सकते हैं। So I give you a rough idea what is Bloom's taxonomy, how it has been changed, modified as per the NEP. Now we are again creating the higher, what is a hierarchy is the topmost in Bloom's taxonomy। तो Bloom's taxonomy सबसे ऊपर क्या है अभी? It is creating, then this is decreasing order, evaluating, analyzing, applying, understanding and remembering। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार आपको समझना है। तो कहीं इंटरचेंज हुआ आप देखेंगे, evaluating is become now second law, not is second top, not top, it's not topmost, topmost is creating। hope you understood it। तो यहाँ जो हमने देखा कि इट्स नॉट लर्न, अनलर्न, रीलर्न ऐसे टाइप का जो 360 डिग्री नहीं है, लेकिन एक चीज इसमें ये है ना कि कैप, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। और अदर वर्ड्स आप समझ सकते हैं 3H, हेड, हार्ट, हैंड, या आप उसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंगल से समझ लिया होगा है ना, हॉर्स ये वगैरह। तो ये आपको समझा दिया, तो ये चीज़ है। तो कहीं कहीं हाँ समरी जो यूट्यूब वीडियोस वगैरह में आपने देखा कि उसको लर्न, अनलर्न, रीलर्न के रूप में दिया जाता है। तो इस 360 डिग्री किस प्रकार है वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में अच्छी तरह आप समझ पाओगे, राइट? सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट, जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या होगा? विल बी इंटेंडेड फॉर लर्निंग, दैट इज फर्स्ट इज लर्न। It will help the teacher, student and entire schooling system continuously revise teaching learning processes। तो is learn and relearn, that is revise, उसको पूरा रिवाइज करना है, रीलर्न करना है या संशोधन करना है, पूरा रिव्यू करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो इसको बदलते रहना है हमेशा, सब बच्चों के विकास के लिए, सब बच्चों को सीखने का अवसर मिले इसके लिए। सो दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। सो पैरा 4.34 इसमें आपको वो जो प्रिंसिपल है, जो अंडरलाइन वो बताया है, इट इज लर्न एंड रीलर्न, और इट्स इज कैप, और यू कैन से इट इज 3H ना, ये सब 360 डिग्री। तो प्रिंसिपल क्या है? लर्न एंड रिवाइज, कंटिन्यूसली संशोधन करना है और उसको सीखते रहना है। सो इट्स नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, इट इज लर्न एंड रीलर्न।
तो इस प्रकार तो कई लोग उसको थोड़ के भी समझा जाता है, अनलर्न करना है क्योंकि पुराना पद्धति को भूलना पड़ेगा। दिस विल बी द अंडरलाइंग, तो ये पैराग्राफ है जहाँ पे वो कंसेप्ट बताया गया है। दिस विल बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, और ये सिद्धांत रखा हुआ है सब जगह कि हमेशा लर्निंग जो होगा, फर्स्ट स्टेज जो होगा विल बी, बट प्राइमरी पर्पस जो होगा किसके लिए होगा, ये असेसमेंट किस लिए होता है, असेसमेंट सामने वाले को जज करने के लिए नहीं, वो गलत है सही है, ये असेसमेंट लर्न करने के लिए है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, असेसमेंट इज फॉर लर्निंग एंड इज फॉर रिवाइज दैट इज टू इम्प्रूव, राइट। तो ये दो सिद्धांत के ऊपर असेसमेंट है, दैट इज मेंशन इन पैरा 4.34। प्रोग्रेस कार्ड की बात जो मैं समझा चुका हूँ आपको ग्रुप सेक्टिंग में से, वही चीज है। द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट व्हिच इज कम्युनिकेटेड बाय स्कूल्स टू पेरेंट्स will be completely redesigned by state and UTs under guidance from the proposed NAC National Assessment Center and CRT, SCRT etc. तो प्रोग्रेस कार्ड जो है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा और वो जो स्कूल से पेरेंट्स को बताया जाएगा और वो डिजाइन क्या कौन करेंगे, NAC। अब आप एक और बात जान लीजिए कि NAC जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर नाम, उसका जो उन्होंने बनाया ये उसका एक नाम है, दैट इज परख, PARAKH। तो वो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा नेम्ड बाय परख, ये पी परफॉर्मेंस है ना, वो पूरा आपको बाद में बता देंगे, ये पूरा उसका कंप्लीट एब्रिवेटेड फॉर्म है परख। तो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा नेम्ड एज परख, PARAKH, दैट इज रिव्यू फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, नॉलेज असेसमेंट ऐसे करके, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू इस प्रकार का आपको पूरा फुल फॉर्म होगा। फॉरगेट इट, तो आपको परख याद रखना है, अभी सिर्फ एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा परख नाम का, वो चेक करेगा, ठीक है। और हम लोग ये पूरा गाइडलाइंस बनाएंगे किस प्रकार से करना। तो प्रोग्रेस कार्ड विल बी होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशन रिपोर्ट, फिलहाल आपको ये समझना है कि मल्टी डायमेंशन रिपोर्ट होगा जो CAP डोमेन को चेक करेगा, ठीक है। Integrate the progress as well as the uniqueness of each learner in the cognitive, affective and psychomotor domains, जो मैं बता चुका आपको, ठीक है। CAP कैप याद रखना आपको, this is the 360 degree, that is cognitive, affective and psychomotor। Cognitive is your brain work, that is brain development, affective is emotional development and psychomotor is your physical development। तो ये तीनों physical, emotional and brain और mental ability, तो ये तीन डोमेन का चेक होता है या इवैल्यूएटिव होता है, दैट इज असेस होता है, सॉरी। इट विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज़ेस, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो एक्सेट्रा, अलोंग विद टीचर असेसमेंट। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट इज योर सेल्फ असेसमेंट, सेकंड इज योर पीयर असेसमेंट एंड थर्ड इज टीचर असेसमेंट। तो ये भी आपको एक कंसेप्ट समझना है। दिस इज प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड क्यों बोला जाता है, इसमें सेल्फ असेसमेंट बच्चा खुद अपना चेक करेगा, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, ग्रुप में चेकिंग करेंगे, आपस में चेक करवाना है, और टीचर असेसमेंट। इस प्रकार से साइकिल कंप्लीट होता है, दैट इज सो इज कॉल्ड 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, राइट। तो ये कंसेप्ट सब कैप के सेंस से, डोमेन्स के सेंस से कैप है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, और ये जो है आपको समझना है असेसमेंट किस प्रकार, तीन असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग्स आल्सो लाइक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यूजेस, क्या क्या करना है उसके लिए, ठीक है। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर का भी मदद लेना है जब आप रिजल्ट बना रहे हो, आई मीन एसेस कर रहे हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होगा, इट विल डेवलप एंड यूज बाय स्टूडेंट्स टू हेल्प ट्रैक देयर ऑन ग्रोथ थ्रू द स्कूल ईयर्स में उनका खुद का ग्रोथ चेक करने के लिए। सो माइंड वेल दिस इज ओनली फॉर सेल्फ डेवलपमेंट और टू रिवाइज द थिंग, तो स्कूल को जानने के लिए अपना बच्चे कैसे कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ है। बाय द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ ग्रेड, बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो फॉर ग्रेड्स 10th एंड 12th विल बी कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि 10th में बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या 12th में कैंसिल हो जाएगा, नहीं। NEP फाइनल में क्लियरली बताया है कि बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड। द एक्सिस्टिंग सिस्टम बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जाम शैल बी रिफॉर्म, लेकिन चेंज किया जाएगा, रिफॉर्म, रीडिजाइन टू एलिमिनेट द नीड फॉर अंडरटेकिंग कोचिंग क्लास, ताकि कोचिंग क्लास आपको नहीं लेना पड़े। तो आजकल कोचिंग क्लास एक बिजनेस एक्टिविटी हो गया है, तो कोचिंग क्लास नहीं करना पड़े, इसके लिए इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा या उसको रिफॉर्म किया जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम जरूर होगा 10th और 12th में। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चूज मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, अब 10th और 12th में उनको विकल्प ज़्यादा मिलेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट में से चुनना होगा, which they can take board exams. All students will be allowed to take board exams on up to 2 occasions during any given year. एक साल के अंदर 2 बार
उनको देने का मौका देगा, तो उसमें बेस्ट आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स उस टाइप का होगा। 1 मेन एग्जामिनेशन एंड अर्न फॉर इम्प्रूवमेंट, तो क्योंकि स्टेट बोर्ड में होता है इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है। एक मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट करके दूसरे एग्जाम दे सकते हो, और दोनों में से जो बेस्ट आएगा वो रिजल्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है, और ये आपका रिफॉर्म हुआ है board exam में, and that you can see in para 4.37, right? In addition to introducing greater flexibility, student choice and best of 2 attempts assessment, they primarily test core capacities must be immediate key reforms to all board exam. board exam के अंदर core capacities, that is your core skills का चेक होना चाहिए, एसेस होना चाहिए, राइट? तो ये भी दिया गया है। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो देखोगे स्टूडेंट चॉइस ज़्यादा बन गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, और बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, दैट इज 2 अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, मेन एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम, और उसमें से भी बेस्ट ले सकता है। बोर्ड एग्जाम्स इन सर्टेन सब्जेक्ट्स को भी रीडिजाइन टू हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट कर सकते हैं कई कई सब्जेक्ट्स में। आगे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के विच विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, और दूसरा जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। जैसे 2 पार्ट में 2 पार्ट्स में कई सब्जेक्ट्स में एग्जाम होंगे, तो सीबीएसई ने वो कर ही दिया है। आप जान पाएंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, एक पार्ट में होता है, एक पार्ट में डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो कई सब्जेक्ट में इस प्रकार 2 पार्ट्स होंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। विद रिगार्ड टू ऑल ऑफ द अबव गाइडेंस विल बी प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी, और अच्छी तरह विस्तृत में गाइडेंस जो है एनसीईआरटी के द्वारा दिया जाएगा, इन कंसल्ट विद मेजर स्टेक होल्डर्स सच एज एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, बोर्ड ऑफ असेसमेंट बीओए, ऐसे नाम का बोर्ड भी बनाया जाएगा, बोर्ड ऑफ असेसमेंट। तो प्रपोज न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर है ना, जो बताया मैंने परख, and the teachers prepare for transformation of the assessment by 2022 and 23 academic session। तो इस प्रकार का असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा इस एकेडमिक ईयर से 22 एंड 23 से, to align with NCFSC 2020-21, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इस प्रकार का आपका होगा। All students will take school examination grade 3, 5 and 8 which will be conducted by the appropriator to this examination to test achievement of basic learning outcomes। तो एनसीईआरटी ने जो लर्निंग आउटकम किया उसका जो अचीवमेंट हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे, ऐसे नहीं कि मार्क्स अचीव हो रहा है कि नहीं, पास हो रहा है फेल, बट लर्निंग आउटकम्स वो बच्चा प्राप्त कर रहा है कि नहीं, ये असेसमेंट का मेन दे होगा। एग्जामिनेशन स्कूल एग्जामिनेशन होगा, दैट इज व्हाट, और स्कूल एग्जामिनेशन जो होंगे वो इट विल नॉट बी आफ्टर ओनली 10th एंड 12th, ठीक है, इट विल बी आफ्टर 3rd, 5th एंड 8th इस पर होगा, and we will conduct by appropriate authority, right? And they will test what the school progress कहने का मतलब, okay? Outcome to assessment core concepts and knowledge from the national and local curricula along with relevant high order thinking skills and application knowledge in real life situation rather than rote memorization। सिर्फ मेमोरी उनका कितना पावरफुल है वो नहीं चेक होगा, उनका हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उनके नॉलेज, उनके रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे कि नहीं, ये सब चेक होगा, ये सब एसेस होगा। The results of school examination will be continuous monitoring improvement of the schooling system। ये भी आपको ख्याल रखना है, वो मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट किसके करने के लिए, स्कूलिंग सिस्टम करने के लिए, स्कूल के जो सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वो एग्जामिनेशन रखा गया है आफ्टर 3rd, 5th एंड 8th, राइट? इट्स नॉट ओनली आफ्टर 10th एंड 12th बट इट विल बी आफ्टर 3rd, 5th एंड 8th। इस प्रपोज टू सेट अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो मैंने आपको बताया पहले, राइट? एक हिंट दे दिया था मैंने और बोला था आपको डिटेल में इसका पूरा फुल फॉर्म बताएंगे। तो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम है परख। फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, P stands for performance, A assessment, R review and A analysis। तो पहला वाला जो था assessment, second A है analysis of knowledge for holistic development, S stands for holistic development। So this is the full form of परख। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर ही होगा नेम्ड बाय परख, जो चेक करेंगे, evaluate, I mean assess करेंगे, let us use the word assess as a standard setting body under MHRD, that is now Education Ministry, that fulfills the basic objective of setting norms, standards and guidelines। इन लोग norm, standard, guideline बनाएंगे for student assessment and evaluation for all recognized school boards of India। पूरी जो स्कूल बोर्ड्स है भारत में वो सबके लिए उनके जो कॉमन क्राइटेरिया बनाना, उनके नॉर्म्स बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना, गाइडलाइंस बनाना, ये सब काम ये परख करेगी। और गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, एसएस, undertaking the national achievement survey, monitoring achievement of learning outcomes in the country। स्टेट अचीवमेंट सर्वे होगा और नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अभी जब तक परख नहीं बना है वो एनएस काम करेगी, वो मॉनिटरिंग करेगी लर्निंग आउटकम्स देश में चल रहा है बराबर स्कूल बोर्ड्स के कि नहीं।
to shift the assessment pattern towards meeting the skills requirement of the 21st century. तो 21st century जो डिमांड कर रही है जो skills उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा नहीं ये असेस करेगी द नेशनल अचीवमेंट सर्वे. Until the establishment of the proposed new assessment center, that is PARAC, NCERT may continue to carry out NAS. तब तक वो NAS ही चालू रखेगी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जब तक PARAC is not coming into the forefront, right? जब तक it is not coming into practice. So hope you got the idea of assessment. Support for gifted students together with special talents, है ना? Gifted students, जो students with special talents, उनके लिए कैसे सपोर्ट करना है वो अभी हम देखेंगे. अच्छा, इसमें पैरा जो 4.42 है वो असेसमेंट यूनिवर्सिटी में कैसे असेसमेंट करना है ना, उसके बारे में है रिगार्डिंग टू यूनिवर्सिटी. सो वी हैव नॉट डिस्कस्ड हियर क्योंकि ये जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिव फॉर स्कूल एजुकेशन. द टीचर्स दोस आर डीलिंग विद द स्कूल एजुकेशन, उनके लिए है टू अंडरस्टैंड एनईपी एंड द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, the teaching methods, what are the changes that have made in the new education policy, वो सब the school education teachers के लिए है, not for university teachers. तो इसलिए पैरा जो 4.42 जो है यूनिवर्सिटी को डील कर रही थी असेसमेंट यूनिवर्सिटी में कैसे होगा उसको यहाँ पे अवॉइड किया है for the discussion matter. So we are discussing only till chapter 4, that is till you can see in the index. आपका चैप्टर 4 तक ही हम डिस्कस कर रहे हैं. तो चैप्टर 4 फिफ्थ जो है वो टीचर्स के लिखा हुआ है, दैट इज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो सेकंड पार्ट जो है कैसे सपोर्ट करना है स्पेशल टैलेंट्स वाले बच्चे, तो वही जो हॉट है ना हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन को देना मिलेगा. Those students that show particularly strong interest and capacities in a given realm may be encouraged to pursue that realm beyond the general school curriculum. तो अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट रखता है तो उसको सपोर्ट किया जाए. एनसीईआरटी, एनसीटी, बीएड ये सब में ऐसे गाइडलाइंस इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जो एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन को कैसे मिलना है, हाउ टू एजुकेट द गिफ्टेड चिल्ड्रन. दोस हैव गॉट समथिंग एक्स्ट्रा इन दैम. टॉपिक सेंटर्ड है ना, प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स एंड सर्कल्स है ना, योगा सर्कल, देन अदर जो क्लब्स है, ठीक है, हेल्थ क्लब, हेल्थ सर्कल्स, ये सब क्लब्स और सर्कल्स किया जाए जिसके अंतर्गत उनको बच्चे को लिया जाए और उनको अवसर दिया जाए जिससे वो अपना जो उस टैलेंट को विकास कर सके, राइट. दे बी एनकरेज एंड सपोर्टेड द लेवल्स ऑफ स्कूल्स, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड बियॉन्ड. उनको इस प्रकार से क्लब्स और सर्कल्स करके उनको सपोर्ट किया जाए और उनके टैलेंट को बाहर लेके आए. Olympiads and competition in various subjects will be conducted across the country with clear coordination and progression from school to local to state to national levels to ensure that all students may participate at all levels for which they qualify. तो इस प्रकार के competitions भी होंगे, Olympiad और विभिन्न competition, जिससे वो not only स्कूल से local national level तक वो पहुंच पाए और subject levels में वो participate कर पाए क्योंकि उसके अंदर वो गिफ्ट है, स्पेशल टैलेंट है. आईआईटी एनआईटी के जो बच्चे हैं वो भी आप जानते हैं टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके जो मेरिट है उसमें भी वो इनकॉर्पोरेट किया जाए, दैट दे भी उनके जो मेरिट बेस्ड रिजल्ट्स है, ठीक है, तो उसमें इनको वेटेज दिया जाए. दैट इज आईआईटी एनआईटी वुड बी एनकरेज टू यूज मेरिट बेस्ड रिजल्ट्स फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल ओलंपियाड. तो नेशनल ओलंपियाड जो इंटरनेशनल ओलंपियाड होते हैं उसके जो मेरिट होते हैं वो इनके एडमिशन में या उनके जो रिफ्लेक्ट करना चाहिए उनके admission criteria में. Results from other relevant national program as part of the criteria for admission into their undergraduate program. तो उनके undergraduate program में admission में ये जो criteria उनका जो merit base का जो उनको Olympiads में जो उनको merit मिला है उसको consider किया जाए. That is the important point कि IIT और NIT में उनके admission में undergraduate program के admission में ये जो criteria रखा जाए और the merit that they achieved in international and national Olympiads and the competitions. Once internet connected smartphones or tablets available in homes and schools and online apps with quizzes, competition, assessment, enrichment material, and online communities for shared interests will be developed and will work to enhance all aforementioned initiatives as group activities for students with appropriate supervision of parents and teachers. तो एक और बात की गई जो कि कोरोना टाइम में हुआ था कि बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट्स दिया जाए. तो इंटरनेट कनेक्टेड अगर स्मार्टफोन पर दिया अवेलेबल हो रहा है स्कूल्स और इसमें ऑनलाइन एप्स दे रहे हैं उनको क्विज़ेस कंपटीशन में भाग लेने के लिए. तो एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी डेवलप होगा उनके कॉमन इंटरेस्ट से, है ना, शेयर इंटरेस्ट से,
ऑनलाइन कम्युनिटी डेवलप करना है, जिसकी वजह से उन लोग ग्रुप एक्टिविटी कर पाए। इस प्रकार से नेट में ग्रुप एक्टिविटी फॉर द स्टडी पर्पस अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार के टैलेंटेड बच्चे हैं, अबव एवरेज स्टूडेंट्स, उनको इंटरनेट की फैसिलिटी दिया जाए और स्मार्टफोन और टैबलेट्स में उनको सुविधा दिया जाए, जिसकी वजह से उन लोग ऑनलाइन कम्युनिटीज में एक अच्छे कंट्रीब्यूट कर पाए, उन लोगों का शेयरिंग ऑफ द नॉलेज हो पाए। Schools will develop smart classrooms in a phased manner for using digital pedagogy and thereby enriching the teaching learning process with online resources and collaboration. तो ये भी है कि सब स्कूल में अभी फेस वाइज मैनर में राइट स्मार्ट क्लासरूम्स डेवलप किया जाए, जिससे इनका डिजिटल पेडागोजी, तो वो काम 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होने वाला है। सब चीज़ें डिजिटल पेडागोजी है ना, कोडिंग, देन वोकेशनल कोर्सेज एंड ऑल। तो स्मार्ट क्लासरूम जो डेवलप करेंगे फेस वाइज मैनर में, अभी 2 क्लासरूम, बाद में 2 क्लासरूम, उस प्रकार से डिजिटल पेडागोजी को इंट्रोड्यूस किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए, जिससे क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाए, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेशन हो जाए। ये पैरा 4.46 में बताया गया है। तो इस प्रकार देखिएगा, यहाँ तक मेन इंपॉर्टेंट पैरास है ना इंक्लूड किया है of all the 4 chapters, as we say, of the school education part, and this till 4th part, this 4th chapter, यहाँ तक 4th चैप्टर तक देखेगा स्कूल एजुकेशन में। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो